जय हिंद साथियों, शिवा सर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम यूपीएसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के तहत मूल विधियां या कानून और सामान्य ज्ञान के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आपके लिए जो क्वेश्चंस लिए गए हैं मोस्ट रिपीटेड एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, तो आप इसे केयरफुली लर्न करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के क्वेश्चंस कैसे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है विभिन्न बाजारों में कीमतों या प्रतिलाभ में अंतर से लाभ लेने को क्या कहा जाता है। ठीक है, यानी कि बाजार में जो कीमत होती है और उसका जो लाभ होता है, प्रतिलाभ होता है, उसमें जो डिफरेंस आता है, उसकी वजह से जो कमाई होती है या जो मुनाफा होता है, उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, दो तरफा विक्रय, परिस्थिति का फ़ायदा उठाना, या वित्तीय हानि से बचाव हेतु वायदा, या अंतरपणन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतरपणन। क्या बोला जाता है उसे? अंतरपणन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के डैश तक अध्याय 4 में निहित है। ठीक है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि राज्य के नीति निर्देशक क्या चीज़ें होती हैं। यह राज्यों को निर्देशित किए गए कुछ नियम हैं। ठीक है, कुछ उनको सलाह दिए गए हैं संविधान में, जिसे राज्य अपने अंडर में आने वाले जितने भी संस्थाएं हैं वहाँ पर लागू करेगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शंस दिया हुआ है वह ऑप्शंस दिया है अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 61, या अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 85, या अनुच्छेद 18 से अनुच्छेद 24। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं वह अनुच्छेद 36 से शुरू होकर कहाँ तक हैं? अनुच्छेद 51 तक हैं। ठीक है, और यह भी आप ध्यान रखेंगे कि अध्याय 4 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कर है जिसकी वसूली केवल राज्य कर सकता है। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं भूमि राजस्व, सीमा शुल्क, आयकर पर अधिभार, या व्यक्तियों और कंपनियों की संपत्ति के पूंजीगत मूल्य पर कर। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमि का राजस्व। यानी भूमि पर भी जितना टैक्स लगता है उसको कौन वसूलता है? केवल राज्य सरकार वसूलता है। बाकी आप ध्यान रखेंगे जो सीमा शुल्क लिया जाता है या केंद्र सरकार के अंडर में आता है, और आयकर पर जो अधिभार लगाने का अधिकार है वो भी केंद्र सरकार पर ही है, जबकि व्यक्तियों और कंपनियों की संपत्ति के पूंजीगत मूल्य पर जो कर होता है यह भी केंद्र सरकार के अंडर में ही आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है डैश सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियों और सदस्यों के अभिरक्षक होते हैं। यानी कि कौन जो है सदन के अधिकार और विशेषाधिकार या उसकी जितनी समितियां होती हैं या उसके सदस्य जो होते हैं उसके अभिरक्षक होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्पीकर। स्पीकर जो होता है वह संसद का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है। ठीक है, तो इसे क्या सदन के अधिकारों और विशेषाधिकारों का क्या अभिरक्षक माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है अगर लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत भी निर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना प्रार्थी को सूचना देने में असफल हो तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं अवमानना, सूचना स्थिर, समय समाप्त, या मानित अस्वीकृति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानित अस्वीकृति। मानित अस्वीकृति कहा जाता है उसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है।
ठीक है। यहाँ पे आपको 2 बातें दी गई, उनमें से आपको चूज करके बताना है कि कौन सी बातें सही हैं। पहली बात आपको बोला जा रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य ही है। तो यह बात आपकी बिल्कुल सही है, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश लाया जाता है वो कानून के समतुल्य ही हो जाता है जब तक कि अध्यादेश लागू रहता है, ठीक। दूसरी बात बोली जा रही है कि संसद की दोबारा बैठक पर बैठक की तारीख से 3 सप्ताह के बाद अध्यादेश निष्क्रिय हो जाता है। यहाँ पर देखिए सिली मिस्टेक्स दिया हुआ है, 3 सप्ताह की जगह कितना होता है, 2 सप्ताह होता है, ठीक है। तब यह आपका राइट हो जाता है, लेकिन यहाँ 3 सप्ताह दिया, इसलिए दूसरा कथन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से ऑप्शंस अगर आप चूज करेंगे तो ऑप्शंस में आपको क्या मिलेगा, ऑप्शन ए केवल एक सही है, ठीक है। और आप यह ध्यान रखेंगे कि जो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का जो रूल होता है वह किस में होता है, 123 किस अनुच्छेद में आता है, यह अनुच्छेद 123 के तहत जो है राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। तो अनुच्छेद भी आप याद रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा, ठीक है। ऑप्शंस दिए गए हैं आपके, अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 सामाजिक एकता, या अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, या अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल 14 यानी कि अनुच्छेद 14 या कानून के समक्ष समानता की बात किया गया है। यहाँ पर जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो यहाँ बोला गया है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी व्यक्ति के साथ। यहाँ पे शुरू में तो यह कहा ही जाएगा कि कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, ठीक। लेकिन अब किसी अपराधी को और जो बिल्कुल जो अपराध नहीं किया उन दोनों को कानून के समक्ष समान थोड़े माना जाएगा। तो इस आधार पर बोला गया है कि अगर दोनों लोग सेम कैटेगरी के हैं तब तो उन्हें कानून के समक्ष समानता दी जाएगी, लेकिन अगर उसमें से अलग कानूनी तौर से अलग अलग व्यक्ति हैं तो उनके साथ अलग अलग बर्ताव किया जाएगा, यह इसका अर्थ है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, निम्न में से कौन सा संरचनात्मक बेरोजगारी के लिए सबसे अंतिम कारण माना जाता है, यानी कि सबसे लास्ट में ऐसा कौन सा कारण है जो संरचनात्मक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। तो पहला दिया ऑप्शन जनसंख्या या प्रौद्योगिकी या देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते नौकरियों को स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित करते हैं, या चौथा ऑप्शन दिया है उस क्षेत्र का अप्रासंगिक ज्ञान जिसमें रोजगार के अवसर कम है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि प्रौद्योगिकी से संरचनात्मक बेरोजगारी नहीं आती है, ठीक है। ना ही देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कोई दिक्कत होगी। इससे तो ये फ़ायदा ही होगा कि अगर कई देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता है तो वहाँ पे बेरोजगारी की संभावना नहीं होगी, या अप्रासंगिक ज्ञान जिसमें रोजगार के अवसर कम है। देखिए कुछ हद तक ये भी हो सकता था, लेकिन ये लास्ट कारण नहीं है। लास्ट कारण कौन सा है आपका, जनसंख्या, ठीक है। कुल मिला जुला के जो लास्ट कारण है वो जनसंख्या है। अगर जनसंख्या कंट्रोल कर दी जाएगी तो संरचनात्मक बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शंस दिया है 1952, 1950, 1947 या 1949। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1952 में। ये क्वेश्चन आपको इसी से रिलेटेड पूछा जाता है कि सबसे पहले जो चुनाव हुआ था, संसदीय चुनाव, स्वतंत्र भारत का पहला जो चुनाव हुआ था 1952 में हुआ था, जिसके आधार पर राज्यसभा लोकसभा का गठन होता है, ठीक है। इससे पहले तक जो है कि जो संविधान सभा हमारी बनाई गई थी आज़ादी के पहले से, वही रूल कर रही थी, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, डैश ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की थी। ऑप्शन से भारत सरकार अधिनियम, दूसरा ऑप्शन से निर्देशक सिद्धांत, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, या संविधान सभा। यानी कि आपको इन ऑप्शन से बताना है कि किसके जरिए सबसे पहले विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सॉरी सी नहीं, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम जो कि उस समय अंग्रेज थे, उसी समय लागू हो गया था। ठीक है, विधायिका में सबसे पहले द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, आयकर अधिनियम में डैश एक प्रमाण पत्र है जो नियोक्ता अपने कर्मचारियों को देता है। यानी कि जो रोजगार देने वाला है अपने कर्मचारियों को देता है। यह नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन से काटे गए कर की राशि को प्रमाणित करता है। ऑप्शन से फॉर्म 16, फॉर्म 12, फॉर्म 15 या फॉर्म 26 AS। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फॉर्म 16। ठीक है, फॉर्म 16 एक तरह का प्रमाण पत्र होता है जो किसी भी कंपनी में जो नियोक्ता होता है, जो रोजगार देने वाला होता है, वो अपने कर्मचारियों को देता है। और उस पर क्या होता है, कर्मचारियों के वेतन से काटी गई जो राशि होती है उसको प्रमाणित करने के लिए वो फॉर्म 16 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, भारत और अफगानिस्तान के द्वारा बनाए गए मैत्री बांध का नाम क्या है। यानी कि उनकी मित्रता में जो बांध बना था उस बांध का नाम क्या है। ऑप्शन दिया, किसी बांध, दरुंता बांध, सलमा बांध, या पंदोह बांध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सलमा बांध। ठीक है, सलमा बांध को आप अच्छे से याद रखेंगे। भारत और अफगानिस्तान के द्वारा बनाया गया मैत्री बांध था सलमा बांध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, निम्नलिखित रेगिस्तानों में से हिमालय पर्वत श्रृंखला से निर्मित वह कौन सा वर्षा छाया रेगिस्तान है जो हिंद महासागर से वर्षा ले जा रहे बादलों को अवरुद्ध करता है। ठीक, ऑप्शंस दिए हैं, गोबी रेगिस्तान, तकला मकान रेगिस्तान, काराकुम रेगिस्तान, या थार रेगिस्तान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तकला मकान रेगिस्तान। देखिए, मैं यहाँ पर टाइम ज़्यादा न लगे इसलिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। लेकिन जब आप इसको वीडियो को देख रहे हो तो आप इसको पुश कर लिया करें, उसके बाद आप अपना ऑप्शन चूज कर लें, उसके बाद मेरा बताया हुआ एक्सप्लेनेशन देखें। ठीक है, तो इस तरह से आपको भी पता चलता रहेगा आपका कौन सा राइट आंसर हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक कंप्यूटर में फाइल, फोल्डर आदि के चित्रात्मक निरूपण को डैश कहा जाता है। ऑप्शंस दिए हैं, आइकॉन, शॉर्टकट, टूल बार, या टास्क बार। तो ये आपको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो भी फोल्डर वगैरह होते हैं, छोटे छोटे आपने देखा होगा, जो स्क्रीन होता है उसी पे बना होता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, आइकन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि चींटियों के हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस दिया गया है, कपूर, एंड्रीन, लवण जल, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपूर। यानी कि कपूर का इस्तेमाल किया जाता है चींटियों के हमले से फसलों को बचाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, इस यातायात संकेत का अर्थ, यानी जो यहाँ पे आपको संकेत दिया गया है, इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है। ऑप्शंस दिए गए हैं, आगे खतरा है, वन्य क्षेत्र, या रास्ता दें, या धीरे चलाएं। तो इस यातायात का जो मतलब होता है वह होता है ऑप्शन नंबर सी, रास्ता दें। ठीक है, यानी कि रास्ता देने के लिए यह सिंबल यूज किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है भारतीय सेना द्वारा आज़ाद कराने से पहले गोवा डैश का एक प्रदेश था। मतलब गोवा किसकी टेरिटरी थी जब वह आज़ाद नहीं हुआ था तब। ऑप्शंस दिए हैं फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डेनिश या स्पेनिश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाली। यानी कि जब तक आज़ाद नहीं कराया गया था गोवा को तब तक वह पुर्तगाली टेरिटरी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है भूमि अधिग्रहण पुनर्निवास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। ठीक, आप अब यहाँ पे आपको दो बातें दी हुई हैं, उनमें से आपको चेक करके बताना कि कौन सी बात सही है। ठीक, पहली बात बोली जा रही कि निजी कंपनियों अथवा सार्वजनिक निजी भागीदारी फर्म द्वारा भूमि अधिग्रहण के मामले में 90% विस्थापित लोगों की सहमति आवश्यक है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रतिशत जो दिया है वो प्रतिशत कुछ ज़्यादा दिया हुआ है। ठीक है, 90% लोगों की नहीं ज़रूर, कुछ कम भी रहेगा तो भी निजी कंपनियां जो है उस भूमि का अधिग्रहण कर सकती हैं। ठीक, और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया गया है अगर निजी कंपनियां भूमि का बड़ा हिस्सा खरीदती हैं तो इसके लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्रावधान होना आवश्यक है। तो ये बात सही है कि जब कोई भी निजी कंपनियां भूमि का बड़ा हिस्सा खरीदेंगी तो वहाँ पर जितने भी लोग रहते थे उनको हटाकर उनके पुनर्निवास और पुनर्स्थापन का प्रावधान अवश्य होना चाहिए, तभी वो निजी कंपनियों से खरीद सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह से केवल आपका 2 सही होगा। पहले में जो प्रतिशत दिया है वो प्रतिशत कुछ कम हो सकता है। ठीक है, 90% लोग नहीं रहेंगे। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है वर्ष 1919 में किनकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। ऑप्शन से C.R. दास, लाला लाजपत राय या डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू या महात्मा गांधी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू यह पंजाब के प्रमुख नेता थे जिनकी गिरफ्तारी के विरोध में लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, जहां पर जो जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर क्या गोलियां चलवा दी थी, जिसको जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है किस पौधे का पक्षाघात और मानसिक विकारों के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि एक पौधा है जिसका पक्षाघात का मतलब होता है पैरालिसिस। ठीक है, पैरालिसिस जो होता है जिसे हम कहते हैं पैरालिसिस या मेंटल डिसऑर्डर, यानी पक्षाघात या मानसिक विकारों के लिए किस पौधे का यूज किया जाता है। ऑप्शन दिया गया रतालू, डिजिटालिस, बच्छनाभ या इसबगोल। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्छनाभ उस पौधे का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है आम चुनाव प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं, यहाँ पर आपको 2 बातें, इनमें से कौन सही है वो आपको बताना है। ठीक है, पहली बात बोला जा रहा है चुनाव आयोग के अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक मतदाता को 2 किलोमीटर के भीतर एक मतदान केंद्र मिले। ठीक है, तो यह बात बिल्कुल सही है। ठीक है, यह कौन चुनाव आयोग अधिकारी ही यह सुनिश्चित करता है कि मतदाता को 2 किलोमीटर के भीतर ही उसका मतदान केंद्र मिले। ठीक, दूसरी बात बोली जा रही है चुनाव आयोग के अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी मतदान केंद्र को 4500 से अधिक मतदाता का भार न उठाना पड़े। तो कुल मिला जुला के ये भी चुनाव आयोग के अधिकारी ही यह सुनिश्चित करते हैं। तो दोनों बातें आपकी सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक व दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है।
ठीक है। ऑप्शन हैं वेद व्यास, तोलकाप्पियर, कल्कि या वाल्मीकि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वाल्मीकि। वाल्मीकि ने जो रामायण की रचना जिन्होंने की थी, इन्हीं को सबसे पहले कवि के रूप में श्रद्धेय माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, यह भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRAI द्वारा प्रस्तुत की गई एक संकल्पना है जिसमें एक व्यक्ति कारोबार प्रचार वाले फ़ोन और संदेश रोकने के लिए अपने फ़ोन का विवरण पंजीकृत करा सकता है। ठीक, यानी कि इसमें से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा प्रस्तुत की गई संकल्पना है जिसके अंडर में कोई भी व्यक्ति जो है कारोबार प्रचार, जो भी आपका ऐड वाले फ़ोन आते हैं या संदेश आते हैं, उनको रोकने के लिए अपने फ़ोन का पंजीकृत करा सकता है। ठीक है, तो यह पहला ऑप्शन दिया एंटी हरासमेंट रजिस्टर, डू नॉट डिस्टर्ब या प्राइवेसी मॉनिटरिंग या स्पैम फिल्टर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डू नॉट डिस्टर्ब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, स्वच्छ साथी कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऑप्शंस दिए गए PV सिंधु, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा या दिया मिर्जा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दिया मिर्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? ठीक है, पहला दिया है राज्य की सुरक्षा संबंधी कारणों से निवारक नज़रबंदी, बाजार और मेले, विवाह और तलाक या वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बाजार और मेले। यह जो है राज्य सूची के अंदर में आते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई थी? ऑप्शंस दिए गए 1947, 1950, 1951 या 1966। आप वीडियो को पुश करिए और अपना आंसर टिक करिए। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1966 में जो है भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई थी पहली बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, निम्नलिखित स्रोतों में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं? ऑप्शन दिया गया है मृदा जल, धूप, मृदा या वायु। आप वीडियो को पुश करिए और अपना आंसर चूज कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृदा जल। जो मिट्टी में पानी होता है उसके द्वारा पौधे क्या करते हैं, हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं, क्योंकि पानी में हाइड्रोजन के एटम्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा मृदा जल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, प्रत्यवस्फीति का अर्थ क्या है? ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि जो अक्सर धन या ऋण की आपूर्ति में कमी की वजह से होती है, या मुद्रास्फीति दर में कमी, या सामान्य कीमत स्तर में गिरावट जो अक्सर धन या ऋण की आपूर्ति में कमी की वजह से होती है, या चौथा ऑप्शन दिया सरकार की ओर से एक मौद्रिक हस्तक्षेप के माध्यम से अपस्फीति का सुविचारित व्युत्क्रमण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सरकार की ओर से एक मौद्रिक हस्तक्षेप होता है जिसके माध्यम से अपस्फीति का क्या किया जाता है, व्युत्क्रमण किया जाता है। अपस्फीति को कम करने का जो प्रोसेस होता है उसी को क्या कहा जाता है, प्रत्यवस्फीति कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा गृह में हुई थी, जिसे अब डैश कहा जाता है। मतलब क्या कहा जाता है आपको यहाँ भर के बताना है। ठीक, तो ऑप्शंस दिए गए संसद भवन का केंद्रीय कक्ष, लोकसभा कक्ष, या राज्यसभा कक्ष, या पुस्तकालय भवन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन से जुड़ा था। ठीक है, यहाँ पे 4 लोगों का नाम दिया गया है। पहले लोग हैं सुंदरलाल बहुगुणा या चंडी प्रसाद भट्ट, तीसरा मेधा पाटेकर, चौथा है विनोबा भावे। तो यहाँ से आपको ऑप्शन से चूज करना है कि कौन 2 लोग जो हैं वह चिपको आंदोलन से जुड़े थे। ठीक है, देखिए इनमें से जो चिपको आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, पहले तो थे सुंदरलाल बहुगुणा और दूसरे जो थे वो थे आपके चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है, चंडी प्रसाद भट्ट जो हैं ये दोनों लोग जो है चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकेंड 2 लोग जुड़े हुए थे चिपको आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात के द्वारा अनुमानित किया जाता है। तो बताना है कि किसके द्वारा गरीबी रेखा से नीचे लोगों का अनुपात अनुमानित किया जाता है। तो ऑप्शंस दिए गए गरीबी सूचकांक, लोगों की संख्या के अनुपात, या विसमूहन सूचक, या गरीबी रेखा से नीचे। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोगों की संख्या के अनुपात के द्वारा जो है अनुमानित किया जाता है गरीबी रेखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है लोकपाल एक संस्कृत शब्द है हिंदी में जिसका अर्थ है। ऑप्शंस दिए गए लोगों द्वारा नियुक्त, दुनिया के न्यायाधीश, लोगों की देखभाल करने वाला, या नागरिकों की पसंद। तो वीडियो पुश करिए और अपना आंसर चूज कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोगों की देखभाल करने वाला जो कहलाता है वही लोकपाल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक, पहला कथन बोला जा रहा है दोनों सदनों के सदस्य बहस में हिस्सा लेते हैं परंतु केवल राज्यसभा के सदस्यों को मत देने का अधिकार है। तो ध्यान रखिएगा सरासर गलत बात है, क्योंकि जब भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाया जाता है तो उस पर दोनों सदनों के सदस्य क्या करते हैं, वोट करते हैं, मत देते हैं। ठीक है, इसलिए यह बात गलत हो जाएगी। नेक्स्ट कथन देखते हैं। यह कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग तभी लाया जा सकता है जब वे राष्ट्रपति की पद के लिए अयोग्य सिद्ध हो जाएं या फिर वित्तीय अनियमितता में लिप्त हो जाएं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर वित्तीय अनियमितता जो शब्द है इसके केस में नहीं होता है। ठीक है, जब यह आभास हो जाता है कि राष्ट्रपति अपने पद के लिए अयोग्य सिद्ध हो चुका है और या तो उन्होंने किसी भी अपने निर्णय के तहत उन्होंने संविधान का उल्लंघन कर दिया है, तब उनके विरुद्ध केवल महाभियोग लाया जाता है। ठीक है, तो ये भी बात गलत हो जाएगी, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी। न तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह माना है कि पहली शादी के रहते हुए भी दूसरी शादी करना एक दंडनीय अपराध है, हालांकि इससे दूसरी शादी अमान्य नहीं होगी। यानी पहली शादी है उसके बाद दूसरी शादी करना दंडनीय अपराध है, लेकिन जो दूसरी शादी होगी उसे अमान्य नहीं माना जाएगा। तो इस यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं आपका सरला मृदुगल बनाम भारत संघ, या PAE दाम इनामदार बनाम महाराष्ट्र संघ, या मध्य प्रदेश राज्य बनाम मदनलाल, या समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरला मृदुगल बनाम भारत संघ। ठीक है, इसी निर्णय के तहत यह निर्णय लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इन्हें जनहित याचिकाओं की जननी कहा जाता है, जिन्होंने अदालतों में 100 से भी अधिक जनहित याचिकाएं दायर की हैं, जिनमें प्रमुख प्रख्यात भागलपुर अगफोड़वा कांड तथा विचाराधीन
कैदी मामला भी शामिल था। ठीक है, तो ऑप्शंस दिए गए लिली थॉमस, इंदिरा जयसिंह, पुष्पा कपिला हिंगोरानी या हुसैन आरा खातून। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्पा कपिला हिंगोरानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। ऑप्शंस दिए गए हैं स्वेज नहर, बाल्टिक सागर नहर, वेलैंड नहर या कील नहर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वेज नहर। यानी स्वेज नहर से जो हिंद महासागर है वह कृत्रिम रूप से भूमध्य सागर से जुड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और यही इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यह क्वेश्चन कहा जा रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) के तहत राज्यसभा की संरचना में निहित है। यानी कि आपको बताना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) के अनुसार राज्यसभा की संरचना किन किन लोगों को मिलाकर होती है। तो पहला आपको दिया है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य। हाँ, तो देखिए भी आपको ये राइट कथन है। ठीक है, बिल्कुल सही कथन है। ये राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करता है। दूसरी बात को देखते हैं। दूसरी बात कहा जा रहा है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 229 प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो यह भी बात आपकी सही है कि जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के जो अधिकतम 229 प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दोनों बातें अपनी जगह पर सही हैं। ठीक है, तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।